जादुई 3 गाउन की नदी। एक समय की बात है, सरिता अपनी 3 बेटियों रश्मि, नेहा और पूनम के साथ ही रहा करती थी। सरिता का पति उसके साथ नहीं रहता था, क्योंकि जब सरिता की तीनों बेटियां बहुत छोटी थी, तभी सरिता के गांव में एक साधु बाबा आया था और उस साधु के शरण में ही सरिता का पति साधु बन गया था और उन्हीं के साथ संन्यास लेकर चला गया था। उस दिन के बाद से सरिता ही अपनी तीनों बच्चियों का पालन पोषण कर रही थी। उन तीनों में सबसे बड़ी रश्मि थी और सरिता के काम पर जाने पर वही घर का और अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखती थी। ऐसी ही एक दिन पूनम और नेहा पार्क में खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर टीना और सिम्मी आ जाती है। टीना, तुम जानती हो कुछ दिनों बाद इन दोनों जुड़वा बहनों का बर्थडे है, लेकिन अभी तक इनके लिए नए कपड़े नहीं आए और ना ही कभी आएंगे, क्योंकि ये लोग कभी अपना बर्थडे मना ही नहीं पाते। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैंने तो ये तक सुना है कि इनके बर्थडे पर तो केक भी नहीं आता। ये लोग तो बस हलवा काट कर ही अपना जन्मदिन मनाते हैं। पता नहीं ये लोग ऐसे कैसे जी रहे हैं। सिम्मी, इसे जिंदगी जीना नहीं बल्कि काटना कहते हैं। ये लोग तो धरती पर बोझ हैं। असली जिंदगी तो हम अमीर लोग जीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और बहुत ही मजेदार पार्टियां भी करते हैं। और वहीं ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीते हैं। बहुत हो गया है तुम लोगों का, हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम वो बोलती जाओगी। मेरा मुंह है, मैं तो बोलूंगी, और वैसे भी सच कड़वा ही होता है। इतना ही सच बोलने का शौक है तो कहीं और जाकर बोलो, यहाँ हमारा सर खाने की जरूरत नहीं है। रहने दो टीना, लगता है ये दोनों अपनी सच्चाई जानकर चिढ़ गई है, तभी ऐसे रिएक्ट कर रही है। ऐसा कहकर सिम्मी और टीना जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये सब सुनकर पूनम और नेहा को बहुत तेज गुस्सा आता है, इसलिए वो टीना और सिम्मी की पिटाई कर देती है और फिर भागकर घर आ जाती है और घर आकर सारी बात रश्मि को बताती है। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? तुम दोनों जानती हो ना कि टीना और सिमी हमारी मकान मालकिन की बेटियां हैं। मैं जानती हूँ दीदी, पर वो दोनों बहुत ज्यादा बोल रही थी। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी, वो दोनों हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी, इसलिए हमसे सहा नहीं गया। लेकिन तुम दोनों ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। 2 महीने से हमारा घर का किराया नहीं गया है, फिर भी मकान मालकिन शांत थी, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद वो शांत नहीं बैठेंगी। दीदी, हमें माँ को बता देना चाहिए। नहीं, अभी माँ थक कर काम से आई है, वो सो रही है। जब वो उठेंगी तब उनसे बात करेंगे। रश्मि इतना कह ही रही होती है कि तभी मकान मालकिन गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ आ जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटियों को हाथ लगाने की? तुम दोनों जानती भी हो उन दोनों को कितनी चोटें आई है। मुझे उन दोनों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए मालकिन, जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन हम लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं और ये दोनों भी टीना और सिम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अब मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, मैंने तुम लोगों पर बहुत तरस खा लिया, लेकिन लगता है वो मेरी गलती थी। मकान मालकिन इतनी तेज आवाज में बात कर रही होती है कि सरिता की आंख खुल जाती है और वो बाहर आती है। सब कुछ जानने के बाद सरिता मकान मालकिन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कल मेरी तनख्वाह मिलने वाली है, मैं आपका किराया जरूर चुका दूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। शाम से पहले पहले अपना बोरे बिस्तर बांधो और निकलो, नहीं तो तुम लोग मुझे जानते हो, मैं पुलिस को बुला लूंगी, उसके बाद पुलिस अपना काम करेगी। सरिता जानती थी कि मकान मालकिन कैसी है, इसलिए वो शाम से पहले ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर अपनी बेटियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। हे भगवान, अब हम जाए तो जाए कहाँ? अपनी तीनों बच्चियों को लेकर मैं ऐसे सड़क पर तो नहीं घूम सकती। सरिता ये सब कुछ मन में सोचकर सड़क पर बेसुध चल रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। तीनों बहनें ये सब देखकर हैरान रह जाती है और भागकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, माँ को क्या हो गया? माँ, आंखें खोलो, इनके सर से तो बहुत खून बह रहा है, हमें माँ को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर चलना होगा। वो लोग सरिता को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में ही सरिता की मृत्यु हो जाती है। माँ, पहले से ही हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियाँ और इतना दुख है, और उसके बाद आप भी हमें छोड़कर चली गयी। आप बताइए, हम लोग आपके बिना कैसे जी पाएंगे? माँ, दीदी, ये सब हमारी गलती है, ना हमने टीना और सिम्मी को मारा होता, ना ही मकान मालकिन हमें घर से निकालती, और ना ही आज ये सब होता।
जो भी हुआ उसके लिए तुम दोनों अपने आप को दोष मत दो। हम गरीबों की तो किस्मत ही ऐसी होती है। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। उन लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो लोग एक छोटे से जंगल में चले जाते हैं और वहाँ की लकड़ियों से किसी तरह जोड़ जोड़ के एक झोपड़ी बना लेते हैं। क्योंकि रश्मि सबसे बड़ी थी, इसलिए उसे अपने दोनों बहनों का ख्याल रखना था। इसलिए वो घर से काम की तलाश में निकल जाती है। कई दिन तो वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर एक दिन उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान पर साफ सफाई का काम मिल जाता है और वो वहीं काम करने लग जाती है। रश्मि बहुत ही लगन से काम करती है और उसका काम देखकर उसकी मालकिन बीना बहुत खुश होती है। सच में रश्मि, तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है। मैंने जो पहले साफ सफाई वाली रखी थी वो ढंग से काम नहीं करती थी। कभी इधर धूल रह जाती तो कभी उधर धूल रह जाती थी और वो अपने काम के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती थी। पर तुम तो पूरी दुकान को एकदम चकाचक रखती हो और साथ ही साथ कपड़े को उसकी सही जगह पर रखना, कस्टमर का ध्यान रखना और बाकी काम भी करना। इसलिए आज मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। अपनी मालकिन की बात सुनकर रश्मि बहुत खुश होती है, परंतु ये सब सिम्मी और टीना देख रही होती है, क्योंकि सिम्मी और टीना भी उसी दुकान पर शॉपिंग कर रही होती है। ये तो पूनम और नेहा की बड़ी बहन है। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही है। इसकी छोटी बहनों ने हमें बहुत परेशान किया है, उसका बदला अब हम इससे ले लेंगे। लेकिन हम करेंगे क्या? सिंपल है, हम इस दुकान से ये सारे कपड़े लेकर चले जाएंगे और जब यहाँ की मालकिन हमसे पूछेगी तो हम कह देंगे कि हमने कपड़ों के पैसे इसे दे दिए हैं। क्या बात है, तेरा प्लान तो बहुत ही मस्त लग रहा है। इसके बाद सिम्मी और टीना बहुत सारी शॉपिंग करती है और दुकान से निकलने लगती है। तभी दुकान की मालकिन उन दोनों को रोक लेती है और पूछती है, आप लोगों ने पैसे पे नहीं किए? एक्सक्यूज मी, हम पैसे पहले पे कर चुके हैं। आपकी जो स्टाफ वहाँ खड़ी है, हमने उसे पैसे दे दिए थे। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी तो वो जा चुकी है, कल मैं उसे पैसे ले लूंगी। आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। फिर दोनों बहनें वहाँ से हंसती हुई निकल जाती है। अगले दिन जब रश्मि काम पर आती है तो बीना उसके पास आती है और कहती है, रश्मि, कल जो उन दोनों कस्टमर ने पैसे दिए थे, लाओ वो मुझे दे दो। पैसे? कौन से पैसे मालकिन? मुझे तो किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। झूठ बोलना बंद करो रश्मि, कोई भी कस्टमर हमसे झूठ नहीं बोलता और वो दोनों तो हमारे परमानेंट कस्टमर है और वो बहुत ज्यादा अमीर भी है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेंगी। जल्दी बताओ मेरे पैसे कहाँ है? बीना सवाल पर सवाल करती रहती है पर रश्मि के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर बीना गुस्से में आकर कहती है, ठीक है, अब बहुत हो गया है, मैं बहुत सुन चुकी हूँ तुम्हारी झूठ। मुझे कल के कल मेरे 50,000 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुम्हें और तुम्हारी दोनों बहनों को जेल में डलवा दूंगी। अब निकल जाओ यहाँ से और कल पैसे लेकर आना। बेचारी रश्मि बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता आखिर वो क्या करे। वो दुकान से निकल जाती है। चलते उसे होश ही नहीं रहता कि वो घर की जगह कहाँ पहुँच गई है। जब वो देखती है तो वो किसी जंगल में पहुँच गई होती है जहाँ 3 अलग अलग गाउन होते हैं और उन गाउन में से नदी निकल रही होती है। ये सब नजारा देखकर रश्मि हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? यहाँ तो सोने का और चांदी का गाउन है और उनके साथ में एक पुराना सा गाउन भी है और इन सभी गाउन में से एक नदी बह रही है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। रश्मि ये सब सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर 3 नन्ही परियां प्रकट हो जाती है और रश्मि से कहती है, रश्मि, क्या तुम इन गाउन और उनकी नदी को देख सकती हो? हाँ, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर ये सब है क्या? अगर तुम्हें ये सब दिखाई दे रहे हैं तो जरूर कोई खास वजह होगी। रश्मि, यहाँ पर जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो जादुई गाउन और उनकी नदी है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोने चांदी के गाउन के साथ ये पुराना गाउन क्यों रखा है? रश्मि, तुम्हें इन तीनों में से किसी एक गाउन की नदी में डुबकी लगानी होगी। अगर तुम सोने के गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम बहुत ही अमीर बन जाओगी, तुम्हारे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। और अगर तुम चांदी के गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम बहुत ही फेमस हो जाओगी, तुम्हारे पास बहुत सारा फेम आ जाएगा। और ये तीसरा गाउन, इससे क्या होगा? अगर तुम तीसरे गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम हमारी मदद कर पाओगी। हम लोग यहाँ पृथ्वी लोक पर फंस चुके हैं। अगर तुम इस नदी में डुबकी लगा लेती हो तो पृथ्वी लोक से परी लोक तक एक बादलों की सीढ़ी बन जाएगी
और फिर वापस हम परी लोग जा पाएंगे। अब बताओ कौन सी नदी में डुबकी लगाना चाहती हो? रश्मि थोड़ी देर सोचती है और फिर बिना कुछ कहे ही तीसरी जादुई गाउन की नदी में डुबकी लगा लेती है। रश्मि के उस नदी में डुबकी लगाते ही वहाँ पर सच में बादलों की सीढ़ियाँ बन जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। अब हम लोग अपने अपने घर जा पाएंगे। तुमने हमारी मदद की है, इसलिए अब हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब तुम ये तीनों गाउन रख सकती हो। ये तीनों गाउन तुम्हें वो सब कुछ देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। ऐसा कहकर वो तीनों परी वहाँ से परीलोक चली जाती है और रश्मि उन तीनों गाउन को लेकर घर आ जाती है। उन तीनों गाउन की मदद से रश्मि को पैसा, धन दौलत, रुतबा सब मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। इसके बाद रश्मि गाउन की मदद से 50,000 रुपए इकट्ठा करती है और उस दुकान की मालकिन को दे देती है और अब तीनों बहनें एक शानदार जीवन जीने लगती है और अपने जीवन को बेहतर करने के साथ साथ वो कई गरीब बच्चों और लोगों की भी मदद करने लगती है और हंसी खुशी रहने